ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द मोस्ट सिंपल केस, जहां पे सिंगल रिएजेंट है हमारे पास, वो प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो रहा है। ए गिव्स यू बी, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट में केवल बी होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वहां पर हमारा बी और सी दोनों हो सकता है या डी भी हो सकता है, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ए जो है वो हमारा रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पे। रेट कांस्टेंट जो है दैट इज के। द रिएक्शन इज गिवन टू बी द सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए नॉट, तो वी हैव टू फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो हम किस तरीके से कर पाएंगे इसके बारे में देखते हैं। काफी ज्यादा सिंपल है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ होगा, जो भी हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ होगा, दैट डिफरेंशियल रेट लॉ विल बी गिवन एज dA by dt, that will be equals to minus k into concentration of A square। ये चीज जो है वो सबसे पहले हमारे पास आ चुका है, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ के क्या होगा? यूनिट ऑफ के हम सिंपली देख सकते हैं, दैट विल बी मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। दैट इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ के। यहां पर हम साफ साफ वो चीज देख सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dA बाई ए स्क्वायर, dA by a square, that will be equals to minus k into dt. Now we have to integrate it. At t equals to 0, it is a naught, and at t it is equals to a. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ध्यान दो, 1 बाई ए, माइनस तो मेरा दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, -1 बाई ए नॉट, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, दैट विल बी इक्वल्स टू के टी। तो 1 बाई ए विल बी इक्वल्स टू 1 बाई ए नॉट प्लस के टी। So this is going to be the integrated, this is going to be the integrated rate law। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखे थे, यहां पर हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 1 by concentration of A versus T, तो यहां पर जो मेरा ग्राफ होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, जिसका जो मेरा y इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी 1 बाई ए नॉट, एंड उसके बाद ये वाला लाइन का जो मेरा स्लोप होगा, that slope is going to be equals to k, right? तो ये चीज जो है वो सबसे पहले हमारे पास आ चुका है। अच्छा, वी आर इंटरेस्टेड इन वन मोर थिंग, जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ टी, सॉरी कंसेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी, ये वाला ग्राफ मेरा किस तरीके से नजर आएगा? यानी आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ। यहां पर है मेरा कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और यहां पर जो आएगा दैट विल बी टी। ऑब्वियसली यहां पर कोई लीनियर ग्राफ नहीं आएगा, ये हमारा एक डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टी अगर बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी ओवरऑल बढ़ेगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए हमारा डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है वो है मेरा ए नॉट,
and after that it will decrease something like this. तो सवाल यहां पर यह है, जो मेरा ये नेचर जो होगा ग्राफ का, वो नेचर मेरा किस तरीके से होगा? क्या ये का मतलब किस टाइप का एक्सपोनेंशियल होगा, या फिर कोई स्पेसिफिक हम ग्राफ है जिसके बारे में हम बोल सकते हैं? क्या विचार है इसके बारे में? अच्छा, ध्यान दो यहां पर इंपॉर्टेंट बात। ये वाला इक्वेशन पे अगर हम देखें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? 1/a दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम यहां पर k कॉमन ले लेते हैं तो t प्लस 1/k a0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको एक नया वेरिएबल मानता हूं t डैश, तो बेसिकली मेरा ये एक ऑरिजिन शिफ्टेड वेरिएबल है। तो ध्यान दो, concentration of A into T dash, that will come out to be a constant, and X into Y अगर हमारा constant होता है तो ये ग्राफ जो बनता है, we know this graph comes out to be rectangular hyperbola. This graph comes out to be rectangular hyperbola. और क्योंकि ये सिंपली ऑरिजिन शिफ्टेड है, तो ग्राफ का नेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये याद रखना है, जो सेकेंड ऑर्डर में जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का ग्राफ होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू माइनस dA बाई dt, सो दैट इज इक्वल्स टू k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A। तो ऑब्वियसली बात है, as T increases, concentration of A decreases, तो rate of reaction also decreases। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करने बोले तो उसके तो नेचर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो तो हमारा एग्जैक्ट सेम ग्राफ ही बनता है। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टी का ग्राफ एग्जैक्टली सिमिलर नेचर का होता है एज दैट ऑफ ए वर्सेस टी। तो यहां पर बस इनिशियल वैल्यू जो होगा, rather than A0 we are going to get K into A0। ये ग्राफ भी इसी तरीके से होने वाला है। दिस विल बी द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगेन। ठीक है, अच्छा, यहां पर और एक बात इंपॉर्टेंट है, फॉर कंप्लीशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और कंसेंट्रेशन ऑफ ए को 0 पे पुट करते ही साफ साफ हम देख सकते हैं ये वाला क्वांटिटी हमारा इंफिनिटी बन जाएगा। तो दैट विल इंप्लाई टी विल बी इंफिनिटी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन do not get completed। ठीक है, राइट। अच्छा, अब और क्या आएगा? हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ के लिए क्या होगा? एट t इक्वल्स टू t हाफ, concentration of A
will be simply A naught by 2. Concentration of A will be simply A naught by 2. तो इसको ये वाले रिलेशन पे पुट कर डालो तो 2 by A naught is equals to 1 by A naught plus K into T half. So K into T half will be 1 by A naught. तो T half जो हमारे पास आएगा that will be 1 by K A naught. We have to remember this result for the second order reaction. T half will simply come out to be equals to 1 by K A naught. तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम देख सकते हैं जो हमारा T half होगा that will be proportional to 1 by A naught. ठीक है, अच्छा तो T half जैसे निकाल लिए हैं तो एक काम करो, कंप्यूट T3 by 4 and T1 by 3 for a second order reaction. Compute T3 by 4 and T1 by 3 for a second order reaction. अच्छा, T3 by 4 को निकालने का दो तरीका है, ध्यान दो। एक तो T3 by 4 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं at T equals to T3 by 4. कंसेंट्रेशन ऑफ A जो आएगा that will be A naught by 4. Right? तो 1 by A यानी 4 by A naught is equals to 1 by A naught plus K into T 3 by 4. तो मेरे पास आ जाएगा T3 by 4 will be equals to 3 by K A naught. So one way of solving is this. या फिर दूसरा तरीका ये भी तो हम सोच सकते हैं, T3 by 4 के लिए स्पेशली ये हमारा 100% से 50% पे जाएगा और 50% से वापस 25% पे जाएगा। अच्छा ध्यान देना, ये वाले प्रोसेस के दौरान जो हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन हम लेंगे दैट विल बी A naught, और ये वाले के लिए जो हम इनिशियल कंसेंट्रेशन लेंगे दैट विल बी A naught by 2। और जो हमारा हाफ लाइफ होता है उसको तो मैंने रटवाया हूं। तो दोस्तों ध्यान दो, T3 by 4 तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो T3 by 4 1 by K A naught, ये तो एक पार्ट हो गया पहले वाले के लिए, और अगले वाले पार्ट के लिए 1 by K A naught by 2 को हम ऊपर कर देते हैं, so that will be 3 by K A naught. That will be that the T3 by 4. तो ये मेरे पास आ गया है T3 by 4, तो that will be 1 by K A naught plus 2 by K A naught, that will be equals to 3 by K into A naught. Now what will be the value of T1 by 3? उसको हम किस तरीके से निकालेंगे? Now ध्यान देना, at T equals to T1 by 3 कंसेंट्रेशन ऑफ A जो होगा, जो बचा हुआ हिस्सा होगा 2 A naught by 3।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2 A0 1/A0 प्लस K T1/3। तो T1/3 मेरे पास आ जाएगा 1/2K A0। ठीक है, राइट। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, क्या है, इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन the amount of remaining reagent forms a HP in equal interval of time। ठीक है, किस तरीके से, ध्यान दो, T इक्वल्स टू 0 पर कंसेंट्रेशन A0 है, तो एट T इक्वल्स टू T नॉट, इसको मैं A1 बोल देता हूं, 1/A1, दैट विल बी सिंपली 1/A0 प्लस KT0। ये हमारा रिमेनिंग रिएजेंट है। T इक्वल्स टू 2T0 1/A2 1/A0 प्लस 2KT0। या फिर अगर मैं T इक्वल्स टू 3T0 लेता हूं तो 1/A3 1/A0 प्लस 3KT0, so on and so forth. Now we can clearly see that 1/A0 1/A1 1/A2 1/A3, these all forms an AP of a common difference that is equals to, common difference कितना है मेरे पास यहां पे, common difference equals to KT0। तो अगर रेसिप्रोकल्स हमारा AP बनाता है तो बाय डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं जो मेरा A0 A1 A2 forms a HP, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो लुक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिमेनिंग रिएजेंट्स है वो बनाता है AP, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाले। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे फॉर्म्स अ GP, and in the second order reaction they form a HP। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है। तो बेसिक लेवल पे जो अभी तक हम करते आए हैं उस पे जो हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमें मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ चुकी है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
एक दूसरे टाइप का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग दूसरे तरीके का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे जाते हैं, जहां पर दो रिएजेंट्स है ए और बी, और रिएक्शन दोनों के रिस्पेक्ट में जो है मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इन दैट केस जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, अगर हम ध्यान दें, दैट इज गोइंग टू बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर जो हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ आएगा वो क्या आएगा? माइनस डी ए बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी, दैट विल बी के इंटू concentration of A to the power 1, concentration of B to the power 1, दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। तो ओवरऑल जो हमारा रिएक्शन का ऑर्डर होगा दैट इज गोइंग टू बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सुना, अब यार इसको इंटीग्रेट करने में तो हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो मैं ये रिएक्शन को ऐसे लिख लेता हूं, A प्लस बी गिव्स यू सम प्रोडक्ट P, T इक्वल्स टू 0 पर इसका कंसेंट्रेशन था A, इसके था B, इसका था 0। तो कोई भी जनरल टाइम पे मैं अगर इसको A माइनस एक्स लिखता हूं तो ये B माइनस एक्स होगा, तो ये हमारा x हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें, जो मेरा dA बाई dt होगा that will be equals to minus dx by dt। डिफरेंशिएट करके मैंने देख लिया, एंड ध्यान दो ये तो मेरा dB by dt भी होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से किसी को भी डिफरेंशिएट कर दो। सो मैं सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में अगर लिखूं dx by dt, ठीक है, माइनस तो खत्म हो जाएगा, k इंटू a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स, k इंटू a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? dx बाई a माइनस एक्स इंटू k इंटू dt, एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। t इक्वल्स टू 0 पर ये 0 था, t पर हमारा है ये x। तो अब इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा? तो सिंपल है, दोनों तरफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सो k इंटू a माइनस बी इंटू टी, और अब a माइनस बी को लिख दो a माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, a माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स। तो मेरे पास आ जाएगा dx बाई b माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू x, dx बाई a minus x from 0 to x, that will be k into a minus b into t। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस ln b minus x from 0 to x plus ln a minus x from 0 to x, that will be equals to k a minus b into t। ये हमारे पास आ जाएगा। सो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? ln माइनस को मैंने खत्म कर दे रहा हूं लॉग के अंदर डाल के, b माइनस एक्स बाई बी आएगा, टू द पावर -1 कर दिया तो ये हो गया,
प्लस ln a माइनस x बाई a तो मेरे पास आ जाएगा ln b इंटू ए माइनस एक्स बाई e इंटू b माइनस एक्स k इंटू a माइनस b इंटू t। ठीक है, राइट। सो ab माइनस bx विल बी ab माइनस ax e टू द पावर k a माइनस b इंटू t। ठीक है, सो मेरे पास आ जाएगा ab e टू द पावर k a माइनस b इंटू t। minus 1. That will be equals to x into a e to the power minus b। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो है x आ चुका है, that will be ab e to the power k a minus b a सर ये बहुत ज्यादा गंदे फॉर्मेट पे है। नहीं, इतना भी गंदा फॉर्मेट नहीं है। एक काम करो, इसको मैं थोड़ा प्यार से लिखता हूं, देखो ध्यान दो। ऊपर नीचे ए बी से पहले डिवाइड कर दो और e टू द पावर at से डिवाइड कर दो, e टू द पावर at से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस kbt माइनस e टू द पावर माइनस kat डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस kbt होल बाय b minus e to the power kat whole by a. So this is the extent of a reaction at any general instant of time. Obviously अब x मेरे पास आ चुका है, x का वैल्यू पुट करते हुए we can find क्या है, concentration of A and concentration of B at a general instant of time T। ये बेसिक बातें जो है वो हमें यहां पर समझना था। So this is the second reaction that is very very important to us। अच्छा, बहुत बार हमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए होता है, ध्यान दो। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ln ये जो है दैट इज बी नॉट, ये जो है वो किसी भी जनरल इंस्टेंट पे ए, ये जो है दैट इज ए नॉट, और ये है किसी भी जनरल इंस्टेंट पे बी। दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के बी नॉट माइनस ए नॉट इंटू टी। That is the also a way of remembering। इन दोनों चीज को याद रखने पे हमें फायदा है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल क्या है, what happens if B is much greater than A। जो हमारा
दूसरा वाला रिएजेंट का कंसंट्रेशन है वो अगर हमारा पहले वाले का कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है तो इन दैट केस क्या होने वाला है? प्लीज नोट, जो x है वो मेरा लेस देन a है, तो x भी मच मच लेस देन b होगा. दैट इंप्लाइज b minus x can be simply considered as b, right? So in this case जो मेरा dx by dt होगा, जो मेरा dx by dt होगा वो dx by dt क्या हो जाएगा? b माइनस x की जगह पे हम सिंपली b लिख सकते हैं, तो दैट विल बी kb into a minus x. So what happens is dx by a minus x, that will be kb into dt. Now if I integrate तो मेरे पास आ जाएगा ln, यहां पर माइनस आएगा तो a बाई a माइनस x, that is equals to kbt. So a minus x by a e to the power minus kbt, तो 1 माइनस x by a e to the power माइनस kbt. तो मेरे पास x जो है वो x कितना आ जाएगा? a इंटू 1 माइनस e to the power माइनस kbt. राइट? So that is going to be the value of x. और एक बार अगर x आ जाए तो concentration of A, that is equals to A minus x, that will be simply A into e to the power minus kbt. So ध्यान दो, अब यहां पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दो. रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर. रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर हमारा डेफिनेटली 2 है, क्योंकि वो तो देखो भाई ए और बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, तो रिएक्शन हमारा सेकेंड ऑर्डर है, बट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. जो रेट लॉ फॉलो कर रहा है इंटीग्रेटेड में वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है. तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड pseudo first order reaction. ठीक है, देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ही होना जरूरी नहीं है. अगर मान लो कोई थर्ड ऑर्डर है लेकिन वो सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है,
तो उसको हम बोलेंगे स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मान लो ऑर्डर कुछ अलग है लेकिन रेट लॉ कुछ और फॉलो करता है, तो वैसा रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब बात यह आती है, सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा जो स्यूडो रिएक्शन कब आएगा हमारे गेम पर? तो हम बात करेंगे when will pseudo order reaction takes place? pseudo order reaction हमारा कब काम आने वाला है? तीन कंडीशन है, उसे याद रखना है। सबसे पहले, वन रिएजेंट इज इन लार्ज एक्सेस। एक रिएजेंट जो है दैट इज इन लार्ज एक्सेस है, तो कंसेंट्रेशन of that reagent remains constant। और वो कांस्टेंट जो है वो हमारा केवल और केवल रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट डालता है। अच्छा बाय द वे ध्यान देना, यहां पर अगर हम देखें तो मेरा के इफेक्टिव जो हो गया वो है रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी हो गया मेरे पास। रेट कांस्टेंट पे वो इफेक्ट डालता है, बाकी वो इंटीग्रेशन में कहीं पर गेम पर नहीं आता है। तो एक रिएजेंट अगर हमारा लार्ज एक्सेस पे है तो इन दैट केस। दूसरा, सॉल्वेंट ऑफ अ रिएक्शन is taking part in it। सॉल्वेंट हमेशा हमारा लार्ज एक्सेस पे है, तो अगर सॉल्वेंट खुद ही हमारा एक रिएक्टेंट हो जाए तो इन दैट केस हमारा रिएक्शन जो होगा वो हमारा स्यूडो ऑर्डर का होने वाला है। एंड थर्ड, कैटलिस्ट appears in the rate law। Catalyst appears in the rate law। ध्यान देना, concentration of catalyst remains constant। जो हमारा कैटलिस्ट का कंसेंट्रेशन होगा वो हमारा हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो अगर कैटलिस्ट हमारा कोई रिएक्शन में रेट लॉ में सामने आ रहा है तो दैट विल गिव मी द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसका सिंपल एग्जांपल, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर जो होता है वो आगे हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, दैट इज RC OR' H2O liquid in presence of H plus plus R-OH। इसका जो रेट होता है दैट इज K COR' इनटू वाटर। ये तो हमारा लार्ज एक्सेस में होता है,
ये तो हमारा लार्ज एक्सेस पे होता है वाटर। यार वाटर का कंसेंट्रेशन 55.5 मोलर है, बाकी रिएजेंट्स कितना 0.1 0.2 मोलर, इस रेंज को लेकर हम बात करते हैं। थोड़ा बहुत कंज्यूम हो भी जाए फर्क क्या पड़ता है, उसका कंसेंट्रेशन प्रैक्टिकली हमारा कांस्टेंट है। उसको हम लोग एक्टिविटी को इसलिए हम प्योर लिक्विड का 1 चुपचाप मान लेते हैं। सो दिस विल बी सिंपली K डैश। ये हमारा है सॉल्वेंट। ठीक है, या फिर मान लो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? C12 H22 O11 H2O liquid in the presence of catalytic H plus. This is the catalyst. ये हमें देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये हमें देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यहां पर जो हमारा रेट होता है, दैट रेट इज सिंपली इक्वल्स टू K concentration of C12 H22 O11 into H plus। So एक्चुअल में तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, होना चाहिए हमारा ये थर्ड ऑर्डर, बट दिस इज माई सॉल्वेंट, दिस इज माई कैटलिस्ट। तो इसको हम लिखते हैं R-C12 H22 O11। So these are the examples of pseudo first order reaction। And अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो मैथमेटिकली pseudo first order reaction को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। Let's see। Okay दोस्तों, so now let's look at this question। This is given to us, the reaction. It's a complex compound that reacts with water in H plus catalytic amount। H plus जो है वो हमारा catalyst है, that is given to us, and the following reaction proceeds। The rate law is found out to be rate of reaction equals to K। ये जो complex है उसका concentration to the power A into H plus का concentration to the power B है, and this is the data that is given to us। We have to find K, A and B। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में सबसे पहले एक बार देखते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, H plus will not change, this will not change as H plus is a catalyst। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू K डैश इंटू कॉम्प्लेक्स टू द पावर A। यहां पे K डैश जो है दैट इज K इंटू H प्लस टू द पावर B। नाउ ये हमारा रेट लॉ है, ध्यान दो। फॉर अ गिवन H plus, for a given concentration of H plus, T3/4 is equals to 2 into T half। यानी ऑब्वियस सी बात है, हाफ लाइफ जो है वो हमारा कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रिएक्शन विल बी
फर्स्ट ऑर्डर with respect to complex. With respect to complex. तो सिंपल सी बात है, ध्यान दो, a का वैल्यू तो हमारे पास चुपचाप आ गया है 1। तो मेरे पास जो t हाफ आएगा वो t हाफ कितना आ जाएगा, ln2 by k डैश। एंड ध्यान दो, दिस इज इक्वल्स टू ln2 k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ h प्लस टू द पावर p। सो ऑब्वियस सी बात है, हम लिख सकते हैं t half is directly proportional to 1 by h plus to the power b. That implies पहले वाले का t half 1 डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का t half, पहले वाले का h प्लस का कंसेंट्रेशन और दूसरे वाले का H प्लस का कंसेंट्रेशन। तो 2 विल बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर b, यानी b जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर but follows first order kinetics। रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमारा फॉलो करता है। तो सिंपली इट इज अ pseudo first order reaction. This reaction is going to be a pseudo first order reaction. Now ये वाला रिएक्शन के बारे में अगर देखना है और तो K का वैल्यू क्या होगा, यहां से हम लिख सकते हैं, कोई भी एक डेटा ले लो, 1.693 by K into 0.01। ये वाला डेटा का मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो K का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 69.3 आवर इनवर्स। दैट इज द वैल्यू ऑफ K ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैं A निकाल दिया, B निकाल दिया और मैंने K निकाल दिया। तो सेकेंड ऑर्डर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है। ओके